नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। कोरोना के कई राज्यों में तेजी से बढ़ते मामलों के बीच में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कंटेनमेंट, सर्विलांस, सतर्कता को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें यह स्पष्ट कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों का पालन करवाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगी। गृह मंत्रालय ने कहा, कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की इजाज़त दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू कराना स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा सर्विलांस टीम घर घर जाकर सर्विलांस करेगी और कोविड-19 मरीजों के उपचार सुविधाओं के साथ फौरन आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाज़त दी है। हालांकि राज्यों की तरफ से बिना केंद्र सरकार की सलाह मशवरा के कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन लगाने को लेकर इजाज़त नहीं है। राज्य से ये भी कहा गया कि वे कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री प्रगति पोर्टल की समीक्षा की है और समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ मुख्य सचिव आरपी मंडल भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने प्रगति पोर्टल की समीक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में हुए कार्यों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने प्रगति पोर्टल के अंतर्गत कोरोना से संबंधित मुद्दे जैसे वित्तीय सहायता, अस्पताल का ढांचा, राशन, रोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर और कृषि के संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। प्रधानमंत्री को मुख्य सचिव आरपी मंडल ने बताया कि कोरोना संबंधी सीपी ग्राम पोर्टल में कुल 1028 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 100% शिकायतों का निराकरण किया गया। छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की ओर से 18,087 श्रमिकों को 12 करोड़ 57 लाख रुपए का वितरण कोरोना के दौरान किए जाने की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अनाज और चने का वितरण कोरोना के दौरान पूरे राज्य में हुआ है। इस दौरान 29.35 लाख लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार का लाभ भी मिला है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इसको लेकर सियासत भी गरमा रही। बालोद में जहां टोकन के लिए अभी से धान खरीदी केंद्रों पर काफी भीड़ है, कतार लगी है, वहीं धान खरीदी के लिए टोकन बंटने का काम अब 27 तारीख को शुरू होगा। भाजपा नेता इन दिनों धान खरीदी केंद्रों में जाकर वहां की तैयारियों का जायजा लेकर उसमें खामियां निकाल रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि धान खरीदी और टोकन को लेकर सोसाइटी पदाधिकारियों तक को कोई आदेश नहीं मिला है। चबूतरे बनाए गए हैं लेकिन उस पर शेड नहीं है। विपक्ष रकबा कम होने का आरोप भी लगा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को पन्ना पलट कर देखना चाहिए कि उनके शासनकाल में 15 लाख किसान पंजीयन कराते थे और 12 लाख किसान धान बेचा करते थे। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा को धान खरीदी की चिंता और राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पन्ना पलट लेना चाहिए। उसके शासनकाल में 15 लाख किसान ही रजिस्ट्रेशन कराते थे और 12 लाख किसान धान बेचते थे। कि किसानों की संख्या बढ़ी है, रकबा भी बढ़ा है, तो ये नेता प्रतिपक्ष जी का कहना सही नहीं है। दलहन, तिलहन और बाकी फसल के लिए भी कृषि विभाग की तरफ से लोगों को प्रोत्साहित किया गया है। इस बार जो किसानों की लगातार शिकायत आ रही है कि पिछले बार जो धान खरीदी जिस रकबा में हुई है उसमें भी कटौती कर दी गई है। मुझे लगता है कि इस बार पिछले बार जो कटौती की है उससे ज़्यादा कटौती होने की संभावना है। यहाँ पर एक तो लाइट की कमी हमारे सामने दिख रही है और इसके साथ साथ यदि आप 1 तारीख को खरीद रहे हैं तो टोकन जारी करने का और टोकन की तैयारी करने का काम यदि आप 4 दिन पहले नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल जाएगा। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा आदेश आया नहीं है और इससे किसानों को परेशानी होगा क्योंकि सभी लोग प्राय कटाई कर चुके हैं। यहाँ पे ऐसे सेट की कोई व्यवस्था नहीं है, परेशानी होगा। यदि पानी गिर गए तो धान भीगने की संभावना है।
इधर बस्तर में माओवादियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी की जा रही है। गृह मंत्रालय के सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार बुधवार को बीजापुर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों के साथ नक्सल फ्रंट पर रणनीति की समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ में दशकों पुरानी समस्या लाल हिंसा के खिलाफ एक निर्णायक जंग की तैयारी हो रही है। इस बार सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। वो पुरानी गलतियों से नई सीख लेकर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद विशेष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार का छत्तीसगढ़ दौरा काफी अहम माना जा रहा है। के विजय कुमार बुधवार को बस्तर पहुंचे, जहां बीजापुर में उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने बस्तर में चल रहे नक्सल ऑपरेशन को लेकर आगामी रणनीति, विकास कार्यों की सुरक्षा के साथ केंद्र से मिलने वाले 5 बटालियन की तैनाती पर चर्चा की। बस्तर से रायपुर लौटने के बाद के विजय कुमार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात करेंगे। इधर विपक्ष ने नक्सल फ्रंट पर सरकार की रणनीति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार आने के बाद नक्सली ज्यादा सक्रिय हैं। इधर सत्ता पक्ष का दावा है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं। सरकार कांग्रेस के आने के बाद हम लगातार देख रहे हैं नक्सलियों के द्वारा जो क्षति पहुंचाई जा रही है। ऐसे समय में निश्चित रूप से यहाँ पर ठोस योजना बना करके, कारगर योजना बना करके कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण पहले भी किया था, कुछ लोगों ने अभी भी किया है, लेकिन ये खौफ होनी चाहिए जो मुझे लगता है कि समाप्त हुआ है और इसके कारण लगातार वारदात को अंजाम दे रही है। जो घटनाएं पहले होती थी उस तुलना में जो नक्सली हैं उनके हौसले भी कम हुए हैं। उनके बीच में भी लोग उनसे हटने लगे हैं। उनकी जो एक मोनोपली चलती थी उस क्षेत्र में, जो आम जनमानस उनका साथ देता था, वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है और यही वजह है जिसके कारण जो नक्सली घटनाएं कम हो रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बस्तर में बड़े नक्सलियों की सक्रियता बढ़ी है, जिसके बाद पुलिस ने भी ऑपरेशन तेज किए हैं। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कांकेर में बीते 30 दिनों में चलाए गए ऑपरेशन में 7 नक्सली मारे गए हैं। कुल मिलाकर बस्तर में लाल लड़ाकों के खिलाफ सरकार और फोर्स दोनों ही आक्रामक मूड में है। के विजय कुमार के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर ये मायने निकाले जा सकते हैं कि बस्तर में अब लाल आतंक के दिन गिनती के रह गए हैं। रायपुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में धर्म परिवर्तन को लेकर जमकर विवाद हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ युवक माइक और प्रचार सामग्री के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों को पैसे और नौकरी का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से प्रचार का माइक और पोस्टर भी जब्त किया है। भगवान हनुमान का पूजा करेंगे तो नहीं आएगा ताकत, कलीसु का आएगा। रामानुजगंज के ग्राम पंचायत पुरानी डी गांव में 4 युवक माइक और धर्म प्रचार के पोस्टर बैनर के साथ एक गांव में पहुंचे। लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने की जानकारी जब स्थानीय लोगों को लगी तो वो भी गांव में पहुंचे। युवकों को मना करने पर उनके साथ झड़प भी हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक ग्रामीणों को पैसे और नौकरी दिलाने का प्रलोभन दे रहे थे। साथ ही उन्होंने कोरोना बीमारी ठीक होने का लालच भी दे रहे थे। बीजेपी का कहना है कि पहले ऐसे मामले में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर ये मामले बढ़ने लगे हैं। पैसे का लालच देकर और अन्य विषय को लेकर, जैसे बीमारी ठीक हो जाना, कोरोना ठीक हो जाना, इन सब चीज़ों का जो भोले भाले अनपढ़ लोग हैं उनको बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे। जब इस बात की जानकारी मिला तो हम लोगों ने पुलिस की सहायता से इस धर्म के परिवर्तन को रोका। कल 4 आदमी रामानुजगंज पकड़ाए हैं धर्म परिवर्तन करते हुए, तो ये तो बहुत ही हिंदू समाज के लिए बहुत ही दुखदायी विषय है। इस तरह से धर्म परिवर्तन करके लालच दे के जो है तो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इस पर तो रोक लगाया जाए। मौके पर पहुंची रामानुजगंज पुलिस की टीम ने उनसे पूछताछ कर माइक और प्रचार के दूसरे सामान जब्त किए हैं। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले में एडिशनल एसपी का भी कहना है कि जब्त सामग्री को देखते हुए ये धर्म परिवर्तन का मामला लग रहा है। तो वहाँ पर जो सामग्री और जो साधन पाए गए जो धर्म परिवर्तन कराने में सहायक सिद्ध हो रहे थे, इस पर थाना रामानुजगंज थाना प्रभारी धारा अपराध प्रमाण 244-20 धारा 295A
एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 की धारा 3-4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसे आपसी विवाद का मामला बताया है। उन्होंने कहा है कि सभी पक्षों के लोग शांति बनाए रखें और बातचीत के माध्यम से इसे हल करें, जबकि बीजेपी का कहना है कि धर्म परिवर्तन की आड़ में चल रही गतिविधि पर रोक लगनी चाहिए। आपसी विवाद को धर्म परिवर्तन का नाम नहीं दिया जाना चाहिए और यदि आपसी किसी प्रकार के विवाद हैं तो IPC की धारा के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो लोग इस प्रकार से अफवाह फैला रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि धार्मिक भावना भड़काने वाला काम ना करें, शांति से काम लें। जिस प्रकार से यहाँ पर धर्म परिवर्तन के आड़ में जो गतिविधियाँ चलाई जा रही है, मुझे लगता है उस पर बंदिश लगाने की आवश्यकता है, रोक लगाने की आवश्यकता है और नहीं तो जिस प्रकार से यहाँ पर लड़ाई और झगड़े बढ़ रहे हैं आगे और उसके बढ़ने के तीव्र होने की काफ़ी संभावना है। ज्यादातर ऐसे मामले अशिक्षित और गरीब आदिवासी परिवारों के सामने आते हैं। बस्तर के सुकमा में भी ऐसे ही एक विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। अरुण सोनी, IBC 24, बलरामपुर। 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार 17 दिसंबर को 2 साल पूरा करने वाली है, लेकिन अब तक राज्य सरकार की निगम मंडल बोर्ड में नियुक्तियां पूरी नहीं हो पाई हैं। जुलाई में 1 दर्जन निगम मंडल और बोर्ड में 32 नेताओं को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की जिम्मेदारी दी गई। अब भी लगभग 50 निगम मंडल, बोर्ड और प्राधिकरण में 200 से ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति बची है। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC प्रभारी PL पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के बीच में कई दौर की बात हो चुकी है। एक बार फिर जिला संगठन और विधायकों से मिले नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक 28 नवंबर को बुलाई गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि इस साल के अंत तक सभी संस्थाओं ने नियुक्तियां पूरी हो जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस पर कहा कि सरकार को उत्सव मनाने के बजाय कोरोना पर फोकस करना चाहिए। PL पुनिया साहब छत्तीसगढ़ दौरे में आ रहे हैं और समन्वय समिति की बैठक है, उसमें निगम मंडलों के साथ साथ जो संगठन के बचे पदों पे नियुक्तियों पर विचार होगा और हम कोशिश करेंगे 2020 तक जितने भी नियुक्तियां हैं वो नियुक्तियां सभी पूरी हो जाए। मुझे लगता है कि सारे कार्य को छोड़ करके केंद्रित कोरोना पर होनी चाहिए। कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से उत्सव और जलसा की तैयारी कर रही है, इस प्रदेश को कोरोना के से बचाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पुलिस हिरासत में एक आदिवासी सब इंजीनियर पूनम कतलम की हुई मौत के लिए प्रदेश सरकार और पुलिस तंत्र की कार्यशैली पर निशाना साधा। साय ने पुलिस हिरासत में युवा इंजीनियर की संदिग्ध मौत की न्यायिक जांच कर दोषियों को सख्त सजा की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साय ने कहा, जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, अपराध बढ़ रहा है। अंकुश पाने के लिए प्रदेश का समूचा पुलिस तंत्र नाकारा साबित हुआ है। दूसरी तरफ जांच और पूछताछ के नाम पर संदेहियों के साथ पुलिस इस तरह पेश आती है कि संदेहियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। जेई जो क्या कतलम, उसको मतलब पुलिस कस्टडी में लेते हैं और मेरी जानकारी के अनुसार उसके साथ इतनी मारपीट की गई कि मतलब अंततः उसको मतलब जान से हाथ धोना पड़ा। पौने 2 साल में अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ में मतलब के ऊपर में अत्याचार का मामला बहुत यहाँ की कांग्रेस की सरकार में बढ़ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनके जाने से पार्टी को अपूरणीय क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि उनसे सालों पुराना संबंध रहा। मिलने के वक्त हमें कभी ही नहीं लगा कि हम किसी इतने बड़े नेता से मिल रहे हैं। विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया। वे सहज, सरल और पार्टी के प्रति समर्पित नेता रहे। सीएम भूपेश बघेल आज रात 9:30 बजे स्पेशल प्लेन से गुजरात जाएंगे। कल अहमद पटेल के परिजनों से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि अहमद पटेल कांग्रेस विचारधारा के प्रति दृढ़ संकल्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिनका जाना कांग्रेस पार्टी के साथ देश के लिए भी अपूरणीय क्षति है। अहमद पटेल जी के जाने से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। हम लोगों से वर्षों पुराना संबंध रहा है, लेकिन हम लोगों को कभी ये नहीं लगा कि बहुत बड़े नेता हम लोग मिल रहे हैं।
उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अहमद भाई पटेल का निधन पूरे कांग्रेस परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका जो जीवन है वो सदैव लोगों को प्रेरणा देते रहें और ईश्वर उनके आत्मा को अपने अंतरात्मा में शामिल कर उन्हें चिर शांति प्रदान करें। रायपुर में क्वींस क्लब के अवैध अतिक्रमण और हाउसिंग बोर्ड की लीज एग्रीमेंट के उल्लंघन मामले में आवास मंत्री मोहम्मद अकबर का यह कहना है कि विधायकों की मंशा के मुताबिक मार्गों को खोलने को लेकर बातचीत चल रही है, उसका प्रस्ताव बुलाया गया है। विधायकों की मांग के हिसाब से कार्रवाई होगी। लीज शर्तों को लेकर अधिकारी परीक्षण कर रहे हैं, वो रिपोर्ट देंगे और उसके बाद उस पर कुछ कहा जा सकेगा। मंत्री अकबर के मुताबिक अभी जो कार्रवाई चल रही है वो तत्काल मार्ग खोलने को लेकर है। बाकी जो मामले हैं विधि अनुसार उस पर फैसला लिया जाएगा। क्वींस क्लब वाले मामले में विधायकों की मांग अनुसार जो मार्ग है उसको ओपन करने के लिए अभी बातचीत चल रही है, उसका प्रस्ताव भी बुलाया गया है। तो जो विधायकों ने अपनी मांग रखी है पहले उसमें कार्रवाई होगी। दूसरा जो बाकी का लीज शर्तों के ऊपर है तो वो अधिकारी उसमें परीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट देंगे तब उसमें कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन अभी कार्रवाई जो चल रही है वो मार्ग खोलने के लिए। तत्काल इसमें कुछ कार्रवाई क्योंकि दोषी अधिकारी भी हैं, लीज का अनुबंध वगैरह सारी चीज़ें गड़बड़ी पाई गई है उसमें। वो सब विधि अनुसार चलेगा। और हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्टार, आपने बातचीत की मंत्री से, उन्होंने भी कहा कि एक तत्काल कार्रवाई की जाएगी और बाकी प्रकरण में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, बताएं डिटेल। देखिए पुनीत, जिस प्रकार से आवास मंत्री ने कहा कि विधायकों की मांग आ रही है कि तत्काल उस मार्ग को खोला जाए जिस पे अवैध अतिक्रमण किया गया, तो ये एक बात तो साफ होती है कि जो अवैध अतिक्रमण है इस मामले में क्वींस क्लब के प्रबंधन द्वारा किया गया है, उसको लेकर विधायकों में भी नाराजगी और इसमें कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उसके भी विधायक शामिल है और वो खुद चाह रहे हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो और प्राथमिकता के तौर पर पहले उस मार्ग को खोला जाए। जिस प्रकार से आवास मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव मंगाया गया और पहली कार्रवाई इसी पे की जा रही कि किसी भी तरीके से वो अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि जो विधायक आवास कॉलोनी की तरफ रास्ता जाता है वीआईपी रोड से वो चालू हो सके। जहाँ तक जो लीज की एग्रीमेंट शर्तों का उल्लंघन है उस पर कार्रवाई की बात है, उस पर आवास मंत्री का साफ कहना था कि उस पर भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया और वो अपनी रिपोर्ट इसमें कलेक्ट कर रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद वो जो प्रेजेंटेशन देंगे उसके हिसाब से विधि के अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि दबाव कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी है कि जल्द से जल्द पहले अवैध अतिक्रमण को वहाँ से हटाया जाए ताकि जो मार्ग है विधायक कॉलोनी जाने का उसको चालू किया जा सके। बहुत शुक्रिया स्टार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा स्टार हमको बता रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में, पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल मार्ग खोलना प्राथमिकता बताई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अफसरों को निर्देश दिया है कि सड़क किनारे बैठने वाले सब्जी विक्रेताओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद रायपुर खरोरा रोड किनारे सब्जी बेचने वाले लोगों से नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने रुककर बात की। उन्होंने किसानों से सब्जियां खरीदी और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ये सब्जियां ताज़ी होने के साथ स्वाद में भी बढ़िया हैं। उन्होंने अपने घर के लिए बैंगन, मूली, गोभी समेत अन्य सब्जियां खरीदी। तो तस्वीरें आप देखें, सब्जी वालों की परेशानी पूछी। सड़क किनारे जो सब्जियां बेचा करते हैं उसको लेकर कई बार अतिक्रमण की शिकायतें आती हैं, उनकी वजह से दिक्कतों की बात की जाती है। लेकिन मंत्री का निर्देश है कि ऐसे सड़क किनारे अपनी रोजी रोटी चलाने वाले ग्रामीण सब्जी वालों को परेशान ना किया जाए। खुद उतरे, सब्जी खरीदी और प्रोत्साहित किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।